नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी भाषा शिक्षण एमसीक्यूज सीरीज में स्वागत है दोस्तों। और यह जो एमसीक्यूज है भाई योगेंद्र जीत किताब से है। भाई योगेंद्र जीत की किताब से करवा रहे। यहाँ पर उस किताब में हर वाक्य को जो है हम प्रश्न में जो है परिवर्तित कर रहे हैं, यानी परिवर्तन कर रहे हैं। उसके अंदर जो वाक्य होता है हम प्रश्न के रूप में उसे बना रहे हैं। तो हर लाइन आपको, अगर जब किताब पढ़ोगे उसके बाद जब आप एमसीक्यूज करोगे उस समय जो है आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है आप अपनी खुद की जांच कर सकते हो। ओके। और उसके साथ साथ ही आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे भाई? तो तेलंगाना। ओके, तेलंगाना और एपी टेट और डीएससी दोनों के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को याद रखिए। ऐसा नहीं कि डीएससी के लिए है ये क्लासेस, ऐसे नहीं है। ये क्लासेस पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। ओके, इस चीज़ को याद रखिए। अगर नोटिफिकेशन आएगा गुरुकुला का उस समय भी आपको यह एमसीक्यूज काफ़ी लाभ मिलेगा इस एमसीक्यू से, क्योंकि मैंने खुद जो है इसी एमसीक्यूज को बनाकर जो है पढ़ाई की थी और आज मैं जो है सक्सेस हुआ हूँ। तो मैं चाहता था कि आपको भी यह एमसीक्यूज मैं यानी प्रोवाइड कर सकूँ, आप भी आपकी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर सके और ख़ुद को जांच सके और वहाँ से जो है लाभ उठा सके। इसके लिए हम यहाँ पे एमसीक्यूज सीरीज़ करवा रहे हैं। थ्योरी क्लासेस जो है कल से शुरू हो जाएंगी। ओके। यह अगर एमसीक्यूज किसी को चाहिए चैप्टर वाइज तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एमसीक्यू सीरीज़ की क्लासेस जो है बंद करके थ्योरी क्लासेस लेने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी क्लासेस के लिए बहुत सारे हमें यानी कांटेक्ट्स कर रहे लोग और जो है मैसेजेस कर रहे कि सर थ्योरी क्लासेस करवाइएगा, हर टॉपिक को एक एक करके समझाओ। इस तरह से मैसेज जो है हमको मिल रहे। तो आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हमें कांटेक्ट करिए और चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके। अभी फ़िलहाल चैप्टर जो है 2 चैप्टर के जो है रेडी है। किसी को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ओके। और उसका जो प्राइस भी है आपको बताया जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक, ओके, फर्स्ट वीक तक जो है हम यह एमसीक्यूज जो है तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे होगा उस तरह से आपको जो है ये एमसीक्यूज जो है मिल जाएंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके। अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो हमें एक लाइक तो कीजिए। बहुत सारे लोग जो है क्लासेस तो सुन रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। ओके, उस चीज़ को आपको भूलना नहीं। जैसे भी चैनल पे आते हो आपको बस कुछ नहीं, एक लाइक करना है और यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, यहाँ पे जो एमसीक्यूज करवाया जा रहा है उसको ठीक तरह से पढ़ना है। और कुछ गलतियाँ हो तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सजेस्ट कर सकते हैं और हम उस सजेशन को एक्सेप्ट भी करेंगे और कुछ गलती रही है तो उसमें सुधार भी करेंगे। इस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को विजिट करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। बस आपके पास किताब भाई योगेंद्र जीत की किताब आपके पास होनी चाहिए। ओके, उस किताब को अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से हम जो है एमसीक्यूज करवा रहे हैं। ओके, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, ई के उच्चारण में जीवा कौन सा भाग उठता है, यानी जीवा का कौन सा भाग जो है उठता है। यानी जीवा का मतलब जो है जीभ, ये जीभ की जो है कौन सा भाग जो है वह उठता है। किसके उच्चारण में? ई के उच्चारण में। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए विकल्प दिए है, ये पिछला भाग, बी मध्य भाग, सी अग्रभाग, डी कोई नहीं। तो जब ई उच्चारण करते हो तब कौन सा भाग उठता है? आप उच्चारण करके देखिए, यह जो है अग्रभाग जो है उठता है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी, इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए, वु के उच्चारण में जीवा का कौन सा भाग अधिक सक्रिय रहता है? सक्रिय यानी इस शब्द का अर्थ क्या है कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, हम सक्रिय शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं। ओके, यहाँ पे संदर्भ के अनुसार सक्रिय क्या होता है। ओके, इस चीज को आपको बताना है। ऊ के उच्चारण में जीवा का कौन सा भाग अधिक सक्रिय होता है? तो ये अग्र
बी मध्य, सी पिछला, डी तालु। तो इसका जो है पिछला भाग जो होता है वह सक्रिय होता है। जब ऊ का उच्चारण हम करते हैं तब उसका जो जीवा का यानी जीभ का जो भाग होता है वह सक्रिय रहता है। कौन सा? पिछला भाग जो होता है वह सक्रिय रहता है। ओके, इसका सही उत्तर जो है सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक बताएं कि ऊ के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग कंठ की ओर ऊंचा उठता है, कंठ की ओर, ऊ आप उच्चारण करके देखिए तो पिछला भाग कंठ की ओर ऊंचा उठता है, तो यह किस प्रकार का स्वर है? तो यह किस प्रकार का स्वर है भाई? ये अग्र, बी पश्च, सी मध्य, डी अर्धविवृत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी पश्च, इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों से पूछता है वह स्वर कौन सा है जो दीर्घ तथा अर्धविवृत है और जिसका निर्माण अ तथा ई से हुआ है। अ तथा ई से जो जिस स्वर का निर्माण हुआ है उसे आपको बताना है। ओके, प्रश्न का जब भी पढ़ते हैं तो मेन लाइन को आपको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो विकल्प दिए हैं ए ओ, बी ए, सी ओ, डी आ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है ए इसका सही उत्तर है। ओके, ऐ इसका उच्चारण ऐ, ये ऐ है, ये नहीं, ऐ, ए ऐ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न, यदि किसी स्वर के उच्चारण में जीवा कुछ पीछे की ओर ऊपर उठती है और वह अ तथा ऊ से मिलकर बना है तो वह स्वर कौन सा होगा? ये ए, बी आई, सी ओ, डी ई। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी, इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि छात्र औ का उच्चारण करता है और उसका उच्चारण अ से ओ की ओर शीघ्रता से जाता है तो यह स्वर बना है। कौन सा स्वर बना है? यह ए अ प्लस ई, बी अ प्लस ऊ, सी अ प्लस ओ, डी ई प्लस ऊ। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अ प्लस ओ से जो है यह स्वर बना है। इस चीज को आप याद रखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और आपको उस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपको उसका उत्तर देना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई विद्यार्थी पूछे कि ल का व्यवहार किस भाषा में मिलता था तो सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? ये पाली, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, डी हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वैदिक संस्कृत में यह जो है ल का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। ओके, अगला प्रश्न, शिक्षक अनुनासिक स्वर समझाते हुए कहता है कि इनके उच्चारण में वायु कहां से निकलती है। अनुनासिक स्वर को समझाते हुए कह रहे हैं कि शिक्षक इनके उच्चारण में यानी अनुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु कहां से निकलती है। तो ये केवल मुख विवर से, बी केवल कंठ से, सी नासिक विवर से, डी तालु से। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, इसका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी स्वर के उच्चारण में कोमल तालु और कोआ नीचे झुक जाते हैं तथा वायु नासिक विवर में पहुंचती है तो वह स्वर होगा। वह कौन सा स्वर होगा? ये दीर्घ स्वर, बी अनुनासिक स्वर, सी संध्यक्षर, डी ह्रस्व स्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी संध्य अक्षर। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका संध्य अक्षर नहीं दोस्तों, इसका जो है क्या है? इसका सही उत्तर जो है अनुनासिक स्वर, बी इसका सही उत्तर है। ओके, संध्या अक्षर नहीं दोस्तों, संध्या अक्षर की जो है परिभाषा अलग है। ओके, ये गलत है, इसका सही उत्तर जो है बी है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षक विदेशी भाषाओं के प्रभाव से आए स्वर का उदाहरण देते हैं जिसका उच्चारण अ तथा वो के बीच का है। जैसे लाज का लाज वह स्वर है, वह कौन सा स्वर है? जैसे लाज वह स्वर कौन सा है? ए
औ बी औ सी ओ डी ए। तो इसका सही उत्तर जो है बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शिक्षक समझाता है कि जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, ये याद रखना है, मध्य भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, वो कौन सा जो है हमें पता लगाना है। ओके, वह किस वर्ग का व्यंजन है, वो कौन सा किस वर्ग में आता है। ये दंत्य, बी तालव्य, सी कंठ्य, क वर्ग, डी ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है, सही उत्तर सी इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, यदि किसी ध्वनि के उच्चारण में जीवा की नोक से कुछ पीछे वाला भाग ऊपर के मसूड़ों के पास तालु के अगले भाग को छूता है तो वह किस वर्ग की ध्वनि है। देखिए प्रश्न को समझे, यदि किसी ध्वनि का उच्चारण में यानी ध्वनि के उच्चारण में जीवा, इस जीवा को याद रखना है, जीवा की नोक यानी ये जीवा है और ये है इसकी नोक। ओके, ये क्या है, इसकी नोक। ओके, से पिछले वाला भाग ऊपर से मसूड़ों के पास तालु के अगले भाग को छूता है तो वह किस वर्ग की ध्वनि है। तो देखिए ये क वर्ग, बी च वर्ग, सी ट वर्ग, डी त वर्ग। तो इसका सही उत्तर आपको समझ में ही आ गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो है च वर्ग। ओके, वो कौन सा वर्ग है, च वर्ग जो है इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी ड का उच्चारण करते समय जीवा की नोक को कठोर तालु के मध्य भाग से स्पर्श करता है, यह ध्वनि किस वर्ग की है। तो यह जो ध्वनि है ये तालव्य, बी दंत्य, सी मूर्धन्य, डी ओष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी तालव्य, सॉरी मूर्धन्य इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि जीवा की नोक ऊपर वाली दंत पंक्ति को स्पर्श करे और ध्वनि उत्पन्न हो तो वह किस वर्ग की होगी। यदि जीवा की नोक ऊपर वाली दंत पंक्ति को स्पर्श करे और ध्वनि उत्पन्न हो तो वह किस वर्ग की हो जो है ध्वनि है। के ए क वर्ग, बी ट वर्ग, सी त वर्ग, डी प वर्ग। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी त वर्ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक उदाहरण देता है, क्या उदाहरण दे रहा है, पाला, फल, बाब, इन ध्वनियों में किस अंग का प्रमुख प्रयोग है, यानी किस अंग का है ज्यादा यानी प्रयोग हुआ है। तो ये जीवा, बी तालु, सी दंत, डी दोनों ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी दोनों ओष्ठ, यानी पाल, फल, बाब, यानी दोनों ओठों का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जो उत्तर है वह है डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई विद्यार्थी ख का उच्चारण करे और वह महाप्राण तथा अघोष हो तो वह किस वर्ग का व्यंजन है। ये कौन सा है, ख, महाप्राण और अघोष। तो किस वर्ग का व्यंजन है, ये च वर्ग, बी क वर्ग, सी ट वर्ग, डी प वर्ग। देखिए हमको कंफ्यूज करने के लिए किस तरह का प्रश्न यहाँ पे बना रहा है, समझे। तो हमको कुछ नहीं करना है, ख जो है किस वर्ग का है तो वह किस वर्ग का है आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका सही उत्तर बता दीजिए कमेंट में। ओके, कमेंट में जो है आप इसका सही उत्तर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाता शब्द में ज के उच्चारण की दृष्टि से यह किस प्रकार का स्पर्श व्यंजन है। ओके, स्पर्श व्यंजन कितने हैं ये कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं कमेंट में बताइएगा। ओके, जाता शब्द में ज के उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का स्पर्श व्यंजन है। ये कंठ स्पर्श, बी दंत स्पर्श, सी तालव्य स्पर्श, डी ओष्ठ स्पर्श। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, तालव्य स्पर्श इसका सही उत्तर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि कोई घोष तथा महाप्राण दोनों है और क वर्ग में आती है तो वह ध्वनि होगी, कौन सी होगी। ये ग, बी घ, सी ख, डी क। इसको याद रखना है आपको, इन चीज दोनों को देखना पड़ेगा तब जाके आपको आंसर मिलेगा, उसका सही
उत्तर जो है मिलेगा। तो इसका जो सही यानी घोष और महाप्राण, तो इसका सही उत्तर जो है बी इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, ताला शब्द के त के उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है? त के उच्चारण में जीवा जो है किसे स्पर्श करती है? ए कोमल तालु को, बी कठोर तालु को, सी ऊपर की दंत पंक्ति को, डी दोनों ओष्ठ को। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इसका सही ऊपर की दंत पंक्ति को जो है वह स्पर्श करती है, ताला, जब त उच्चारित हम करते हैं। ओके, अगला प्रश्न, यदि किसी व्यंजन के उच्चारण में जीवा से कोई सहायता नहीं ली जाती, दोनों ओष्ठों का स्पर्श होता है, तो वह किस वर्ग का व्यंजन है? ये दंत्य, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी ओष्ठ वर्ग। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? उसका सही उत्तर जो है डी इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी य का उच्चारण करता है जिसमें जीवा का पिछला भाग ऊपर उठता है पर पूर्ण स्पर्श नहीं होता, यह किस प्रकार की ध्वनि है? ये मूर्धन्य स्पर्श, बी दंत्य स्पर्श, सी तालव्य घोष अर्ध स्वर, डी ओष्ठ स्पर्श। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, तालव्य घोष अर्ध स्वर जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, र के उच्चारण में जीवा की नोक किस अंग को स्पर्श करती है? जब आप र उच्चारित करते हो तब जो जीभ है, जीभ की नोक है, वह किस अंग को स्पर्श करती है? तो ये दंत पंक्ति, बी ऊपरी मसूड़े, सी कोमल तालु, डी दोनों ओष्ठ। तो कि र जब हम बोलते हैं तो वो कहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं? तो ये जो है बी, इसका सही उत्तर जो है बी, ऊपरी मसूड़े। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, यदि जीवा की नोक मसूड़ों को अच्छी तरह स्पर्श करे और दोनों ओर से वायु निकल जाए तो वह ध्वनि होगी। वह कौन सी ध्वनि होगी? ये र, बी ल, सी व, डी श। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ल जो है इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न, वह ध्वनि के उच्चारण में कौन से अंग क्षणिक रूप से स्पर्श करते हैं? यानी कौन सा जो है अंग को क्षणिक रूप में स्पर्श करते हैं? तो ये जिह्वा और तालु, बी जिह्वा और दंत्य, सी दंत और ओष्ठ, डी दोनों ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर दंत और ओष्ठ। जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना इन प्रश्नों को करने के लिए, बस उच्चारण करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, कहाँ जो है उसको स्पर्श हो रहा है, तब जाके आपको उत्तर मिल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, यदि जिह्वा की नोक कठोर तालु के पास पहुंचती है पर पूर्ण स्पर्श नहीं करती और वायु रगड़ खाकर निकलती है तो वह ध्वनि है। वायु जो है रगड़ खाकर निकलने से वो कौन सी ध्वनि है रगड़ खाकर निकलने वाली? तो देखिए ये स, बी, श, शी, श, डी, ह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श, बी इसका सही उत्तर है। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी ध्वनि के उच्चारण में जीवा को मूर्धा के साथ मोड़ना पड़े, जीवा को क्या करना पड़ेगा? मूर्धा के साथ मोड़ना पड़े तो वह ध्वनि है। ये श, बी स, शी श, डी व। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श, षटकोण वाला श। षटकोण वाला श जो है इसका सही उत्तर है। ओके, शी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ह ध्वनि के उच्चारण में वायु का प्रवाह कैसा होता है? वायु का प्रभाव हमको पूछा है जब हम ह का उच्चारण करते हैं। तो देखिए ये जीवा के अवरोध से, बी दंतों से टकराकर, सी फेफड़ों से वेगपूर्वक निकलकर कंठ से बाहर हो जाता है, सी डी केवल नासिका से। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, जब हम ह का उच्चारण करते हैं फेफड़ों से वेगपूर्वक निकलकर कंठ से बाहर निकल जाता है। तो सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए,
यदि किसी ध्वनि के उच्चारण में वायु मुख विवर से न निकलकर नासिका विवर में जाकर गूंजती है तो वह ध्वनि है। वह कौन सी ध्वनि है जो नासिका विवर में जाके गूंजती है? ओके, ये तालव्य, बी अनुनासिक, सी ओष्ठ, बी मूर्धन्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी अनुनासिक, जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अंग, इसका उच्चारण क्या है? अंग, अंग। ओके, अंग जो है ध्वनि का वर्गीय स्थान किस प्रकार का है? वर्गीय स्थान कौन सा है इसका? दंत्य अनुनासिक, तालव्य अनुनासिक, कंठ अनुनासिक, ओष्ठ अनुनासिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? यह जो है कंठ अनुनासिक जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी बड़ा शब्द यानी बड़ा जो शब्द है का उच्चारण करते समय जीवा को मूर्धा से रगड़कर ध्वनि निकालता है। यह किस ध्वनि का सही उच्चारण है? जब यह बड़ा शब्द जो है उच्चारण करते समय जीवा के मूर्धा से रगड़कर जब ध्वनि निकालता है तो यह किस ध्वनि का सही उच्चारण है? तो ये ड, बी, ढ, सी, ड, डी, द। तो इसका सही उत्तर जो है, ये दोनों यहाँ पे एक जैसा है, ये विदेशी है। ओके, ये देशी और ये विदेशी, इस चीज को याद रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही क्या है? सी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन लगा देंगे। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि गढ़ शब्द में जीवा मूर्धा से केवल स्पर्श करे और रगड़ ना हो तो यह किस प्रकार का उच्चारण होगा? यह विशिष्ट मूर्धन्य, बी शुद्ध मूर्धन्य, सी दंत्य, डी तालव्य। तो इसका सही जो उत्तर है वह क्या है? वह है बी शुद्ध मूर्धन्य, इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गड़ा और गढ़ा में अंतर समझाने के लिए शिक्षक को क्या स्पष्ट करना चाहिए? तो दोनों समान है ऐसा बोलना चाहिए? नहीं। बी एक में स्पर्श दूसरे में रगड़ है ऐसा बताना चाहिए। सी दोनों दंत है ऐसा बताना चाहिए। डी दोनों ओष्ठ है ऐसा बताना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो शिक्षक बताएगा। एक में स्पर्श दूसरे में रगड़ है, ये उसको बताना है। ओके, स्पष्ट करना है उनको। तो इसका सही जो उत्तर है वह है बी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, कयामत शब्द में प्रयुक्त क ध्वनि किस आधार पर उच्चारित होगी? ये पूर्णतः अरबी रूप में होगी, बी केवल दंत्य रूप में होगी, सी वर्गीय ध्वनि के अनुसार होगी, डी नासिक रूप में होगी। तो इसका सही जो उत्तर है वह है सी, क्योंकि जब फारसी यानी दूसरे भाषा विदेशी शब्द हमारे हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं तो हिंदी में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाती है, उसका उच्चारण हिंदी के अनुसार किया जाता है, वर्गीय ध्वनि के अनुसार। इसलिए इसका सही उत्तर सी है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ओके, अभी भी बता रहे, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न, यदि नाटक में मुस्लिम वातावरण प्रस्तुत करना हो तो विदेशी ध्वनियों का उच्चारण कैसे करना उपयुक्त माना गया है? तो ये पूर्ण तो हिंदी रूप में, बी मूल रूप में, सी दंत्य रूप में, डी मूर्धन्य रूप में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी मूल रूप में। हमें क्या करना चाहिए? मुस्लिम वातावरण जब प्रस्तुत करना है तभी करना है। ओके, इस चीज को याद रखो। मुस्लिम वातावरण जब प्रस्तुत करना है तभी आपको क्या करना है? इसको जो है मूल रूप में उच्चारित करना है। ओके, मूल रूप में। बाद उससे पहले क्या करना है? पूर्णतः वर्ग यानी हिंदी ध्वनियों के जो उच्चारण होता है ध्वनि के अनुसार उसका उच्चारण करना चाहिए। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ड और ड में मुख्य अंतर क्या है? किस चीज का अंतर है? एक दंत्य दूसरा ओष्ठ, एक में केवल स्पर्श दूसरे में रगड़, सी एक दीर्घ दूसरा ह्रस्व, डी एक नासिक दूसरा अनुनासिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, एक में केवल स्पर्श होगा दूसरे में क्या होगा? रगड़ होगा। जब भी इसका उच्चारण करोगे रगड़ उत्पन्न होगी। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ड ध्वनि के उच्चारण में
जीवा का मूर्धा से संबंध कैसा होता है? तो जीवा का जो है मूर्धा से संबंध कैसा होता है हमको बताना। ये रगड़ खाती है, बी बिल्कुल नहीं छूती, सी केवल स्पर्श करती है, डी दंतों को छूती है। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है? इसका सही उत्तर आप हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा। यह भी प्रश्न 252 नंबर का प्रश्न नंबर देना है और बाजू में उसको उत्तर बता देना है उसका। ओके, अगला प्रश्न, ड ध्वनि के उच्चारण में जीवा क्या करती है? ये दांतों से टकराती है, बी मूर्धों से रगड़ खाती है, सी ओष्ठों से मिलती है, डी तालू को स्पर्श करती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी मूर्धा से रगड़ खाती है। ओके, अगला प्रश्न, गढ़ शब्द का सही उच्चारण किस प्रकार होगा? जो गढ़ शब्द है उसका सही उच्चारण किस प्रकार होगा? ये मूर्धा से केवल स्पर्श, बी दंत स्पर्श होगा, सी मूर्धा से रगड़ खाएगा, डी ओष्ठ स्पर्श। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी मूर्धा से रगड़। ओके, यहाँ जब भी बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे, तब रगड़ को आप याद रखिएगा। ओके, रगड़ को आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, इस बिंदु को जब भी देखते हो रगड़ को आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डमरू शब्द में प्रयुक्त ड किस प्रकार की ध्वनि है? यह विशिष्ट मूर्धन्य, बी शुद्ध मूर्धन्य, सी दंत्य, डी तालव्य। तो इसका सही जो उत्तर है वह है शुद्ध मूर्धन्य जो है इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पहले हो गया शायद, ये दूसरा है। ओके, ड और ड दोनों किस स्थान से उच्चारित होते हैं? तो वह किस स्थान से उच्चारित होते हैं? ये दंत्य, भी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, दोनों भी मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। ओके, अगला प्रश्न, ड ढ ढ में भी वही अंतर है जो किसमें है? त और थ में, क और ख में, ड और ड में, प और फ में। तो इसका सही उत्तर ड और ड में इसका जो है अंतर है, वही अंतर इसमें भी देखा जाता है। ओके, अगला प्रश्न, एक शिक्षक छात्र को समझाता है कि क्ष को क्ष लिखना या बोलना उचित नहीं, इसका कारण क्या है? क्या है? यह दंत्य ध्वनि है, बी यह स्वतंत्र स्वर है, सी क और श के संयोग से बनी मिश्रित ध्वनि है, डी यह अनुनासिक है। क्योंकि यह जो है इसका सही उत्तर मिश्रित ध्वनि है, इसलिए आपको यह इसका उच्चारण करना चाहिए, ना कि इसका उच्चारण करना चाहिए। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, पंडित सीताराम चतुर्वेदी के सूत्र, ओके, इस सूत्र से क्या सिद्ध होता है? यह ज्ञ स्वर है, बी ञ का संबंध ज से है से नहीं, ओके, है नहीं। ओके, सी ञ का ज तथा ञ इन्या के संयोग से बना है, डी ञ दंत्य ध्वनि है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें ञ ज तथा ञ से जो है इसका ये दोनों से जो है इसका संयोग हुआ है, इसको कामा आना चाहिए था। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है सी है। अगला प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी ज्ञान को ज्ञान उच्चारित करे तो यह है, यह पूर्णतः शुद्ध है, बी क्षेत्रीय प्रभाव का उदाहरण है, सी स्वर दोष है, डी मात्रा दोष है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यह जो है स्वर दोष है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखिए, यदि कोई शिक्षक क्ष और क्ष को क और श अलग अलग बोलकर पढ़ाए तो यह है क्या है? यह उचित पद्धति है, मिश्रित ध्वनि की उपेक्षा है। क्या है? मिश्रित ध्वनि की उपेक्षा करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी है। यह थे चैप्टर 2 संबंधित जो है प्रश्न उत्तर है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं चैप्टर 2 से संबंधित, वह भी जल्दी आपको करवाया जाएगा। उससे पहले हम थ्योरी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, उसके बाद जो है हम एमसीक्यूज करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते जाइएगा, आपका लक्ष्य जो है आप हासिल कीजिएगा। ओके, लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। आप लक्ष्य को क्या करना है? प्राप्त करना है आपको। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।